वेलकम ईशा टू द चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके ईशा, 2016 तुम सीएमएस पहुंची सेंट पॉल्स के बाद। क्या जर्नी रही है सीएमएस के अंदर, उसके बारे में बताओ। ओके, सो 2016 में मैंने अपना 10th दिया। 10 देने के बाद ये हुआ कि वहाँ पे कॉमर्स नहीं था, सो आई हैव टू स्विच टू सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। देन आई एंटर्ड सीएमएस इन माय 11th ग्रेड। अगर आपको शायद याद हो, मेरा और आपका फर्स्ट डे सेम था। You also entered in 2016, I also entered in 2016। तो वही एक नए स्कूल में आई लड़की, परेशान क्या होगा, कॉन्वेंट से आई हुई, सीएमएस जैसे बड़े स्कूल में रहना, वहाँ का एक्सपोजर अलग। खैर पढ़ना था तो आना था। गए वहाँ पर तो शुरू से वहाँ पे सब बस तब से क्रिएट हो रहा था, एक नया टीचर आया है, नया टीचर आया है, शुभम जगदीश आए हैं। ओके कोई बात नहीं, हमें नहीं पता था कि वो हमें पढ़ाएंगे। बट देन इवेंचुअली हमारा बिजनेस स्टडीज का पीरियड हुआ, कॉमर्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें आप आए। 12C राइट? 12C, yeah, right. So it was my first day and your first lecture with me. उससे पहले हो चुका होगा कहीं और। So we entered there। आपने आते, हम लोग को आदत थी, कोई भी टीचर आता था नया, क्या पूछता था कि खड़े हो और नंबर बताओ, तुम्हारे 10th में कितने नंबर आए। फिर जी याद होता था, अच्छा आपके 96% आए, 97% आए। आपने आए, सबको खड़ा किया, पहले बताओ अपनी हॉबीज क्या है। मैं तो शॉक हो गई क्योंकि मैंने कॉन्वेंट में ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं देखा था। उसके बाद ही पूछा, अच्छा तुम हॉबीज में तुम क्या कर रहे हो? अच्छा तुम स्विमिंग पसंद है, क्या करते हो, कब करते हो स्विमिंग, जरा मुझे बताओ। तो आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट डे। एंड मैं घर आके भी एक बहुत अच्छी मेमोरी के साथ आई थी कि ओ एक ऐसा टीचर मिला, शायद कुछ अच्छा होगा। फिर उसके बाद एंटर्ड सीएमएस, नो डाउट। रीटा मैम क्लास टीचर थी तुम्हारी? या, रीटा मैम वाज माय क्लास टीचर, भाटिया सर वाज देयर वर सो मेनी टीचर्स, नाइस टीचर्स आई मस्ट से। सो फिर सीएमएस में जर्नी स्टार्ट हुआ, पढ़ाई हुई। 11th तो ऐसे ही निकल गया अच्छे से पढ़ने में आपके साथ। कॉमर्स की दुख इस बात का था कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ाते थे बस हमको, बट इट वाज नाइस। और आपको भी पता है हमने कॉमर्स में कितना एंजॉय किया भाई साहब, मतलब that was something we were waiting for। हर बच्चा वेट करता था। You remember the first question you asked in our commerce class when you entered? आपने क्या पढ़ाया था हमको? पता नहीं है मुझे। आप अंदर आए, कहते हैं और बताओ, पहले हमसे सबसे इंट्रोडक्शन लेके हमको बिठा दिया। फिर बोलते हैं, तुम लोग वॉरेन बफेट को जानते हो? सब ऐसे देख रहे हैं, तुम लोग वॉरेन बफेट को नहीं जानते हो? रुको, वहां पे स्मार्ट बोर्ड पे खोल के हमको वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ा रहे। बेटा ये पढ़ना है, कॉमर्स सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ी जाती है, बिजनेस सीखो, देखो वो क्या कर रहा है, तब तो तुमको पता चलेगा ना। सो दैट वाज समथिंग एन आई ओपनर जो हम रोज की टाइम पे नहीं देखते थे। फिर उसके बाद हमारा 11th ऐसे ही गया। देन 11th में अच्छे नंबर भी आ गए, मस्ती भी थी, इट वेंट लाइक दैट। फिर 12th वी एंटर 12th, बोर्ड्स का प्रेशर, नंबर लाने हैं क्योंकि ड्यू में एडमिशन चाहिए था। तब तो CUT नहीं था थैंकफुली, तभी मैं ड्यू से पास आउट हो गई। नहीं ऐसी बात नहीं है, 95% कितने थे? 95.5। अकाउंट्स में 89। अकाउंट्स में 89। फिर उसके बाद 12th आया, घर वालों का प्रेशर, भाई अच्छे नंबर लाने ही थे भाई। फिर उसके बाद अब ये हुआ कैसे पढ़ाई करी जाए, तो सोचा कि कोचिंग कर लेनी चाहिए। फिर हम सोचने लगे कि हमें ज्वाइन कहाँ करना है। 12th में ये था कि स्कूल के साथ, क्योंकि वो बचपन से आदत थी ना कि नहीं कोचिंग कर लेते हैं, 9th 10th की कोचिंग तो लगा, 11th 12th भी कर लेनी चाहिए। 11th तो निकल गया, 12th करनी थी। फिर उसके बाद लकीली हमको ऑब्सेशन मिला, फिर हम गए ऑब्सेशन। स्कूल में तो मना था। सीएमएस के टीचर कोचिंग नहीं पढ़ा सकते। बट ठीक है, अब वो हम गए, अब अपना तो काम सबको निकालना होता है ना। फिर उसके बाद वी वेंट देयर, बट उस टाइम पे कुछ ऐसा था कि हम तब अपना चीजें नहीं फिगर आउट कर पा रहे थे फाइनेंशियली, या हम नहीं कर पा रहे थे। तो गेटिंग विद यू, मीटिंग यू सेड आ जाओ, देखा जाएगा, अंदर आ जाओ, बस कोचिंग तुम पढ़ने वाली बनो, मैं तुमको पढ़ा ले जाऊंगा। सो दैट वाज द मोटिव दैट आई केम इनटू ऑब्सेशन। फिर तो 12th कैसे निकला भाई साहब पता ही नहीं चला। मतलब आई स्टिल रिमेंबर, हम शेयर से क्वेश्चन किया करते थे, और जब शेयर से क्वेश्चन नहीं होते थे तो अब हम 5-6 बच्चों को बिठा के कॉफी पिला दो, बस क्वेश्चन सॉल्व कर लो। वो रात का 8 बज रहा हो, 9 बज रहा हो, 10 बज रहा हो, हाउ डज इट इवन मैटर्स? नेवर। व्हेन वी हैव टू कंप्लीट समथिंग वी हैव टू डू इट। सो 12th ऐसे ही निकला। फिर 12th में इंटरेस्ट आने लगा, अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट आया, नंबर नहीं आया कोई बात नहीं, पर इंटरेस्ट था। फिर उसके बाद 12th रिजल्ट आया, रिजल्ट भी ठीक ठाक आ गया। दैट वाज इट। सो सीएमएस played a very important role that I got you। यार बस देखो, एक कॉन्वेंट के बाद तुम एक पब्लिक स्कूल में आ रहे हो, ठीक है, चीजें इतने बड़े लेवल पर चेंज हो रही हैं।
बहुत सारे टीचर्स चेंज हो रहे हैं, ऊपर से तुमने 12th में आके ऑब्सेशन ज्वाइन कर लिया जहाँ पर टीचर्स पागल हैं पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे वो वाली जर्नी बताओ जब तुम एक बच्चा जो 12वीं क्लास का स्कूल खत्म होने के बाद वो दोपहर में सोता है, ठीक है, बोर्ड का, भाई बच्चों सुनो मेरी बात, बोर्ड होता है तुम्हारा 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, और 2 से 5 तुम्हारी एक आदत पड़ी हुई है सोने की, खाना खाते ही और सोना है। बोर्ड एग्जामिनेशन में तुमको पक्का नींद आनी होती थी। तो तुम्हारे साथ क्या हुआ उन सालों में? ऑब्सेशन में क्लास चलती थी सबकी 5 बजे से, तुम्हारी कितने बजे शुरू होती थी? हाँ, तो मैं बताती हूँ कि मेरा एक ही रूटीन था कि मैं चुपचाप दिन में आके अच्छे बच्चे की तरह खाना खा के 2 घंटा सो के जो आम बच्चा करता है कोचिंग जाना होता था। इनको बहुत प्रॉब्लम थी कि मैं दिन में क्यों सोती हूँ और क्या होगा कि मैं अगर बोर्ड के टाइम में मुझे नींद आ गई तो ये मुझे क्या बोलते थे, बेटा एक काम करो, तुम स्कूल अटेंड करो। लेजिट मैं स्कूल ड्रेस में ऑब्सेशन पहुंच जाती थी। क्यों? तुम यहीं बैठो, तुम मत पढ़ो, तुम घूम लो, तुम बात कर लो, पर तुम सोगी नहीं। तो मतलब पर इन में वो हेल्पफुल भी था, बिकॉज इंसान को इतना सोने का आदत हो जाता है। मैं लेजिट स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल शूज पहने हुए आदत थी ऑब्सेशन, और 2 बजे से वहां बैठ के वहीं पे भी खाना पीना वहीं पे करना, और फिर 5 बजे कोचिंग ज्वाइन कर लेना। सो ऐसा शेड्यूल था जो मुझे लगता है कि पर सर बच्चों को आदत होता है, क्योंकि हम लोग बचपन से ऐसे ही करते हैं ना, खाना पीना सोना। सो आई थिंक दैट्स हाउ इट वर्क्स, बट इट वाज डिफिकल्ट। एंड आपने तो मेरी 12th स्टार्टिंग से ही जिंदगी खराब कर दी थी। तो सो बॉस, तेरा सिलेक्शन हुआ डीयू में, तुमने इकोनॉमिक ऑनर्स किया, मैथ्स ले रखी थी। डीयू एज अ कल्चर कैसा रहा, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, एंड किस कॉलेज में थे आप? ओके, सो मेरे 95.5% थे डीयू में, सॉरी 12th बोर्ड्स में। सो उसके अकॉर्डिंग मुझे पहले डीयू का लक्ष्मीबाई कॉलेज मिला, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। मैं अपना सब सामान वामान लेके उस कॉलेज में एनरोल करने ही जा रही थी, क्योंकि डीयू में बहुत लिस्ट निकलती थी उस टाइम पे, 8-9 लिस्ट निकलती थी, तो मेरा 5th 6th लिस्ट में लक्ष्मीबाई में हो गया था, तो मैंने सोचा वहीं कर लेते हैं। जिस दिन मेरा लक्ष्मीबाई का फर्स्ट डे था उस दिन 7th लिस्ट आउट हुई और मेरा मैत्री कॉलेज में हो गया, जो साउथ कैंपस का कॉलेज है, वन ऑफ द रिप्यूटेड कॉलेजेस है साउथ कैंपस का। ओके, देन मैत्री गर्ल्स कॉलेज है? मैत्री ऑल गर्ल्स कॉलेज। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। चलो हाँ, देखिए जो मिला जाना था, बट इट वाज, हाँ, तो फिर ऐसा हुआ कि फिर मैत्री हो गया। देन मैं फटाफट लक्ष्मीबाई से आई शिफ्टेड टू मैत्री कॉलेज। ओके ओके। इकोनॉमिक्स ऑनर्स की जर्नी प्रिसाइसली आई वुड से कि वन ऑफ it economics is one that subject that is very dynamic, I would say, कि मतलब लोगों को इतना पता नहीं था back then in 2018। you were after my life pushing me कि नहीं इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही करना है। मैं तो पुराने ढर्रे पे थी, बीकॉम करके सीए करके कुछ ना कुछ कर ही लूंगी, बट यू वर लाइक नहीं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है। मुझे उतना उस टाइम पे बिल्कुल नहीं पता था। आजकल तो फिर भी पीपल नो कि हाँ ये ऐसे करना है, बट आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही करना है। बट इट वॉज यू हु जस्ट पुल्ड मी थ्रू कि नहीं पढ़ना यही है, देखा जाएगा जो करना है। सो गेटिंग इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी, देखिए मेरी कल्चर थोड़ा डिफरेंट था। आई वाज फ्रॉम लखनऊ या और भी मुझे लगता है कोई आसपास वाली छोटी जगहों, लखनऊ छोटी नहीं है बट स्टिल दिल्ली के कंपैरिजन में इफ यू सी द एक्सपोजर रिलेटिवली तो छोटी है। सो वहां जाके जो दिल्लीइट्स थे उनके साथ अडाप्ट करना चीजों के लिए शुरू में थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज हमारा ना वो लाइफस्टाइल है ना वैसा एक्सपोजर है। व्हेन आई वेंट देयर, वहाँ पे बच्चे ऐसे थे जो अपने स्कूल से अब्रॉड गए हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए, और घूमने की बात नहीं कर रही हूँ, बट ऐसे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स ये वो। सो उनका एक्सपोजर उस लेवल का था जो शायद मुझे लगा मेरा नहीं था। बट अगेन आई वुड से कि अभी भी इंडिया में ऐसे सिस्टम है कि इट्स स्टडीज दैट लाइक मेक्स यू अप समवेयर। सो I was into studies, so I was into that। वहाँ पे सोसाइटीज इतनी अच्छी है, डीयू का तो USP है, इट्स सोसाइटीज एंड क्लब्स। सो फिर मैंने वहाँ जाते ही एंटरप्रेन्योरशिप सेल ज्वाइन कर लिया, अचीवमेंट सेल ज्वाइन कर लिया, वहाँ की अपनी कोर्स कमिटी ज्वाइन कर ली। सो दैट केप्ट मी एनरोल्ड। बट मुझे लगता है कि कोई भी छोटी सी जगह से या कोई भी किसी ऐसी जगह से जाता है दिल्ली, और अगर वो सच में कुछ करना चाहता है ना, सो देयर आर hell lot of opportunities for that person। Okay. जो एक्सपोजर जिन लोगों से मैं वहाँ पे मिली, जो मेरे वहाँ के प्रोफेसर्स थे, अनडाउटेडली DU has the best bunch of professors। Till now it is obviously, दो वहाँ का एटमॉस्फेयर, अब जैसे सपने होते हैं शनाया जैसा स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप वाला कॉलेज होगा, बड़ी बड़ी क्लासरूम्स होगी, वैसे नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। यू हैव दिस लकड़ी की बेंचेस जो हिल रही होती हैं, कुत्ते अंदर बैठे होते हैं क्लास में, दैट इज फाइन। बट अगेन तुम्हारा तो बॉयज स्कूल नहीं था ना? ओके, हाँ। तो ऐसा होता था कि वहां पर मतलब ठीक है वो इतना एलीट वाला वैसा एटमॉस्फेयर नहीं था, बट DU हैज इट्स ओन। भाई लाल पत्थर वाली बिल्डिंग आपको हर जगह दिखेगी, दैट्स समथिंग वेरी पेटेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ओके, बट आई फील कि वो 3 साल
1.5 साल तो कोविड में ही निकल गया, तो सैड। बट जो 1.5 साल मेरे को वहाँ मिला वो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था। हमने वहाँ पे MUNs अटेंड किए, हमने वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करी, टेड टॉक्स अटेंड करी, जो शायद लखनऊ में कल्चर अब आ रहा है बट दिल्ली में ऑब्वियसली इट वॉज अहेड। सो वी हैड दिस, प्लस जो कोर्स नॉलेज मिली कि इकोनॉमिक्स में एक्चुअली में हमको पढ़ना क्या है, इकोनॉमिक्स में मैथ्स कैसे पढ़नी है, कैसे चीज़ें एक्चुअल एंड प्रैक्टिकल लाइफ में चलेंगी, कैसी इंटर्नशिप्स होंगी। तो आई थिंक दैट इज व्हाट दिल्ली हैज टॉट मी। नॉट, आई वुड नॉट बी इन स्पेसिफिक सेइंग कि दिल्ली ने मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना सिखाया, नहीं, इट जस्ट टॉट मी अ वे टू लिव व्हिच शायद लखनऊ में आई थिंक। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जैसे हाँ। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का जो इकोनॉमिक ऑनर्स है, ठीक है, वही सेम करिकुलम मैत्री मैत्री कॉलेज का। का है, हाँ। सेम डेट पर एग्जामिनेशन होते सेम हैं, डेट एग्जाम। तो क्या रिजल्ट अलग अलग होते हैं या DU का एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट आता है? कॉलेज देखिए ऐसा होता है कि हर कॉलेज का रिजल्ट आता है, ठीक है। ओके ओके। अब नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के टॉपर्स को डिवाइड कर देते हैं। अच्छा। अगर साउथ कैंपस, कुछ कॉलेजेस कुछ ऑफ कैंपस है, नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस। हाँ। तो साउथ कैंपस के जो कॉलेजेस हैं उसमें जो रिजल्ट आया उसमें रैंकिंग निकलती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, Okay. ऑल ओवर जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी मार्किंग के अकॉर्डिंग देयर इज अ रैंक। सिमिलरली गोज फॉर द नॉर्थ कैंपस। हर बच्चे का रिजल्ट आएगा, उसमें जो टॉप 10 होंगे, चाहे वो उसका फर्स्ट हंसराज से हो, सेकंड SRCC से हो, थर्ड हिंदू से हो, Okay. इस तरह से दैट्स हाउ द रिजल्ट है। सो पूरा DU का रिजल्ट साथ में नहीं है। ओके, So that's how the result goes. तो ऐसा कोई जरूरी है कि मतलब कि अगर टॉप 10 जो आ रहे हैं वो सब नॉर्थ कैंपस से ही आते थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड मुझे लगता है कि अल्टीमेटली आप मेरी भी आज डिग्री देखोगे तो मेरी डिग्री में क्या क्या है, शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कॉलेज आपका कहीं लिखा ही नहीं हुआ। ओके। सो until and unless you specify it somewhere, अभी भी आप किसी भी मास्टर्स लेवल का फॉर्म भरिए या जॉब एप्लीकेशन भरिए तो उसमें क्या आता है कि यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम, तो जो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आते हैं उसमें आपको कोई भी स्पेसिफिक कॉलेज कभी नहीं मिलेगा। यू ऑलवेज फिल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो until and unless you don't mention it is you have graduated from University of Delhi. ओके। So हाउ डिफिकल्ट इज इकोनॉमिक ऑनर्स एज अ कोर्स? बच्चों को पता होना चाहिए। ओके, डिफिकल्टी लेवल में इकोनॉमिक्स ऑनर्स, देखिए ऐसा मिथ तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं रखना चाहिए लोगों की जो 11th-12th में हमने इकोनॉमिक्स पढ़ ली बस वही है ना भैया ना, इट इज वे मोर देन दैट, वे मोर देन दैट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, जो बच्चा मैथ्स से भागता है ना सर, उसके लिए मुझे लगता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स बहुत मुश्किल है। ओके। बिकॉज इट इज एवरीथिंग इज अबाउट मैथ्स, जो आई थिंक एक पॉइंट पे गलत भी है कि हम इकोनॉमिक्स को एक इकोनॉमिक्स के एसेंस में ना रख के उसमें सिर्फ मैथ्स डाल रहे हैं। डेरिवेटिव्स हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, अब जिसको मैथ्स नहीं आती वो कैसे करेगा? सो बट एज अ होल आई वुड से कि आपका एक इंटरेस्ट होना इकोनॉमिक्स में जरूरी है। व्हाई? बिकॉज स्टार्टिंग के जो आप फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं जिसमें आप बेसिक माइक्रो मैक्रो पढ़ते हैं, जो इन अ वे आप कह सकते हो ओवरलैपिंग है, जो आपने 11th-12th में पढ़ा, वही IC, वही प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन एटसेट्रा। बट जैसे जब आगे बढ़ते हो ना, यू हैव टू स्टडी दिस इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट इकोनॉमी, पब्लिक इकोनॉमिक्स, तो ये आपका थ्योरेटिकल बेस पे जाता जाता है। तो until unless you don't have interest in that particular subject, I think it is difficult for you to pursue economics honors as a subject. So, but फिर again लोग सोचते हैं इकोनॉमिक्स में 100 में 100 नंबर आ गए तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लेनी चाहिए, जो गलत है। ओके। प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं? क्या इकोनॉमिक ऑनर्स पढ़ने के बाद कैंपस में कंपनीज आती हैं आफ्टर UG? बिल्कुल आती है, क्यों नहीं? मतलब प्लेसमेंट्स वैसे मैं कहूँगी इफ यू सी इट प्लेसमेंट वाइज तो BCom ऑनर्स का प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। व्हाई? बिकॉज दिस बिग 4 जो होती है हमारी, डेलॉयट, EY, KPMG, PwC, ये ज़्यादातर प्रेफर करती है BCom ऑनर्स वाले बच्चे को। इकोनॉमिक्स ऑनर्स इन स्पेसिफिक कम उठाया जाता है, बट हाँ कंसल्टेंसी के रोल में, डेटा एनालिस्ट के रोल में, फाइनेंशियल एनालिस्ट के रोल में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बच्चों को उठाया जाता है। व्हाई? बिकॉज हम अपने कहीं ना कहीं 3rd ईयर में फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हम इकोनोमेट्रिक्स पढ़ते हैं, जो मॉडलिंग हमको सिखाता है, जो इन अ वे हमारी डेटा एनालिस्ट या फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब प्रोफाइल को सेटिस्फाई करता है। बट अगर आप सोचो कि 3 साल के बाद अगर आपको जॉब प्रेफरेंस देखा जाए, जो मतलब साउथ कैंपस या स्पेसिफिकली जो मेरे कॉलेज की हम बात करें, तो वो BCom ऑनर्स और BCom वालों को थोड़ा ज्यादा प्रेफर्ड था। Might be because I तो had this clear mind कि I have to pursue my masters, so I did not sit for the placements. But all in all, what the result was कि BCom honors has an upper hand in placements. In placements. At least in the South campus. ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स वालों को भी लगता है 10 लाख का पैकेज, 9 लाख का पैकेज ग्रेजुएशन के बाद बहुत आराम से लगता है, बट अगेन यही रोल्स स्पेसिफाइड है। ऑलराइट,
तो SRCC का प्लेसमेंट ज्यादा लगता है, ये पता है सबको। सबको मैत्री का कम लगेगा, पर कितना कम लगेगा? दोनों के बीच में ब्रीच कितना है? बहुत ज्यादा। हाँ वो तो जानना है ना, कैसे, कितना? आई थिंक सो। देखिए, ब्रांड वैल्यू कहते हैं ना, SRCC एक ब्रांड वैल्यू है। अगर आपके कॉलेज, ऐसा नहीं है कि वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा लायक हैं तो उनको ज़्यादा पैकेज मिलता है, ऐसा नहीं है। शायद जो उसको इकोनॉमिक्स ऑनर्स की जो नॉलेज होगी वो शायद मुझे भी होगी, बट इट्स द ब्रांड वैल्यू दैट प्लेस। अगर मेरे कॉलेज में गूगल इंटरव्यू के लिए आ ही नहीं रही है तो मैं कैसे बैठूंगी गूगल की इंटरव्यू में? और यही बात अगर मैं ऑफ कैंपस अप्लाई करूँ तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जहाँ कॉलेज में मैं 300 बच्चों पे एक सीट है गूगल की, वही मैं अगर ऑफ कैंपस अप्लाई करूंगी तो वो 30,000 एप्लीकेशंस पड़ी जिसमें मुझे सिलेक्ट होना है। सो इट इज एनीवेज बेनिफिशियल फॉर SRCC बिकॉज इट हैज दैट ब्रांड वैल्यू। तो उसके में मैकेंजी भी आएगी, उसके में आपके पास सारी बड़ी कंपनीज आएंगी। फॉर इंस्टेंस यू हैव गूगल, यू हैव Amazon, वो सब आपके पास अंडर ग्रेजुएशन के बाद ही प्लेसमेंट के लिए आ जाएंगी, जो मैत्री में शायद नहीं आएंगी। वाई? बिकॉज मैत्री का उतना नाम नहीं है तो वो कंपनी नहीं आती। एंड वही बच्चे अगर ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं तो वो फंस जाते हैं, बिकॉज वो स्केल बढ़ जाता है ना। तुम्हारे हिसाब से इको ऑनर्स के लिए 5 या 10 या 6 कॉलेज बेस्ट कौन से हैं जहां पर गूगल जैसी कंपनी में प्लेसमेंट होगा? Okay, so if I'll say economics honors in specific, then obviously North Campus will have the upper hand, definitely. Okay. So we definitely have Shri Ram College of Commerce, we have Hindu, and we have South Campus का Venkateshwar, amazing college I must say. Lady Shri Ram. Lady Shri Ram, how can I forget Lady Shri Ram? Then we have Kirodimal. Kirodimal is a very nice college, and we have this Indraprasth college, IP college for women, very nice college to go to. Gargi college is a nice college. ये थोड़े से Gargi, IP जैसे थोड़े से underrated colleges, but I feel that they give a lot of opportunities जो in a way helpful हो सकती है। या तुमने कब डिसाइड किया कि मास्टर्स करना है, और मास्टर्स करने के लिए तुमने गेट दिया? लोगों को पता नहीं है कि गेट से कैसे मिलेगा। चलो मैं यही कट करूंगा, तुमसे ही पूछूंगा। ओके, गेट एग्जामिनेशन क्यों दिया और उससे क्या मिलता है? अच्छा, सो आई थिंक मेरा बैच वाज द फर्स्ट बैच जहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन के बाद बच्चा एलिजिबल था गेट देने के लिए। पहली बात तो सबका ये मिथ होता है कि गेट PhD के लिए होता है तो मास्टर्स के बाद देना होता है, ऐसा नहीं था। मैंने दिया और मुझे याद है देयर इज वन मोर पेपर, IIT JAM करके होता है पेपर। वो क्या होता है कि इंडिया में अभी तक जो था वो IIT रुड़की एंड IIT दिल्ली, ये 2 कॉलेजेस मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कराते थे IIT JAM के थ्रू। तो उसमें टोटल जनरल कैटेगरी के लिए देयर वर अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 सीट्स रुड़की में एंड 8 to 9 सीट्स दिल्ली में। तो IIT JAM उसका पेपर होता था, बट जो बॉडी, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी IIT JAM कंडक्ट कराती है वही गेट भी कंडक्ट करा रही थी मेरे ईयर में। So my exam was on the same date. I still remember it was on 14th of February, Valentine's Day. सुबह 9 से 12 एक शिफ्ट थी एग्जाम की और 3 से 6 दूसरी शिफ्ट थी एग्जाम की। सेंटर्स अलग अलग थे, दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट थे। So I was under this assumption कि if I'll qualify GATE, it will be in a way helpful. So I successfully qualified that. So my rank was around, I feel 250 या 256 थी मेरी GATE इकोनॉमिक्स में रैंक, एंड IIT JAM में इट वॉज समवेयर अराउंड 85 और 89। बट तब मुझे नहीं पता था कि वो इतने कम बच्चे लेते हैं। तो आई वॉज हैप्पी कि मैं टॉप 100 में आ गई तो हो जाएगा कहीं, बट नहीं हुआ मेरा एडमिशन बिकॉज दे जस्ट टेक 20 to 25 स्टूडेंट्स फॉर जनरल कैटेगरी। सो गेट का बेनिफिट क्या था? मुझे सबने ये बोला कि आपने गेट दिया है तो ऐसा हो सकता है गेट का स्कोर कार्ड 2 साल तक वैलिड होता है। जैसे मैंने 2021 में गेट दिया था, तो अब जैसे मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया, इफ आई वांट टू एनरोल फॉर PhD, सो मेरे को अपना स्कोर इंप्रूव करना है तो अलग बात है, मैं गेट का एग्जाम दोबारा दे दूं, मेरा वो स्कोर कार्ड इज स्टिल वैलिड इफ आई वांट टू परस्यू PhD। बट ये भी बात सही है कि हमें उस टाइम किसी ने ये चीज गाइड नहीं करी कि गेट के एग्जाम देने के बाद आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा, कोई सिलेक्शन हो जाएगा। ट्रस्ट मी, वो मेरा स्कोर कार्ड कहीं नहीं चला। सो इट इज ट्रू इन अ वे कि गेट आपका PhD के लिए ही अभी काम आ रहा है। सो आई डोंट नो व्हाट्स देयर पर्सपेक्टिव कि वो ग्रेजुएशन के बाद बच्चों को क्यों बैठने देते हैं गेट के लिए, या ये हो सकता है कि एवरी ईयर यू गिव यू इम्प्रूव योर स्कोर। सो बहुत इस पे रिवोल्ट भी किया था पेरेंट्स ने कि 1 दिन में 2 पेपर बच्चा दे रहा है बट उसका कोई आउटकम नहीं है। तो दैट्स व्हाट गेट इज ऑल अबाउट। जब तुम्हारा बहुत सारा मन था DSE जाने का, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वो क्या है, कैसे जाएगा बच्चा? क्या वहाँ UG कोर्सेज होते हैं?
या सिर्फ पीजी होते? दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इज जस्ट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। ओके। सो वहाँ पे आपको एमए इन इकोनॉमिक्स कराया जाता है। हाँ। मोस्ट वांटेड कॉलेज है जिसको इकोनॉमिक्स पढ़नी है। तो मेरा भी ऐसा ही मन था जैसे सबका मन होता है ग्रेजुएशन के बाद। जब मेरा डिसाइड हुआ कि मुझे मास्टर्स करना है तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना बेस्ट में ही जाया जाए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। दो यू ऑलवेज वांटेड मी टू गेट इनटू IGIDR। सो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का क्या पैटर्न है कि अभी तो CUET पोस्ट ग्रेड में भी चल गया है, बट जब मेरे टाइम पे बैक देन देयर वाज दिस क्वालिफाइंग एग्जाम। इफ यू क्वालिफाई दैट, आपकी रैंक अच्छी आई, सो यू विल गेट इनटू इट। ऐसा वाला था। सो 200 मार्क्स का पेपर होता था, उसमें आपके जितने मार्क्स आए सो उसके अकॉर्डिंग यू विल जस्ट क्वालिफाई दैट। आई थिंक इट वाज, मतलब कई बार वेरी कर जाता था, कई बार 200 का पेपर देते थे, कई बार 120 का पेपर देते थे। सो दैट डिपेंड्स। उसमें क्या होता है कि बोलते हैं कि ग्रेजुएशन की इकोनॉमिक्स आएगी, जो कि नहीं होता है। ऑब्वियसली लोग कोचिंग करते हैं, उसकी मास्टर्स के लिए पढ़ाई करते हैं, 1 साल पूरा, 1 साल 2 साल जिसको DSC में जाना होता है। आपको पेपर क्वालिफाई करिए, आपके नंबर कट ऑफ के बराबर आ गए तो आप कॉलेज के अंदर। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो पाया वहाँ पे। सो that's how. But I would say कि getting into DSC is just a dream come true for an economics student. ओके। But अब CUET से admissions हैं DSC में, दिल्ली हाँ। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो गोखले में कैसे पहुंचे, और गोखले के बारे में बताओ यार। तो जाहिर सी बात है, प्रिपेयर तो सब इंसान सबसे बेस्ट के लिए करता है। सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। देन अब पता भी था कि कुछ, ये श्योर था कि ड्रॉप नहीं करना है, जैसा भी है एडमिशन इसी साल लेना है। देन आई स्टार्टेड फिलिंग और मास्टर्स के कॉलेजेस। सो गोखले था हमारा कॉलेज एक। गोखले किस रैंक पर आता है इंडिया में? 5th. Yeah, Gokhale is at a very nice place. We have this, first is Delhi School of Economics. Then we have this ISI, Indian Statistical Institute. We then have IGIDR. We then have JNU. Okay. These are the 4 colleges for masters in economics. Okay. We then have Gokhale Institute of Politics and Economics. Okay. Then we have IIFT of Delhi and so on, Ashoka and all other colleges. So top 10 colleges is this. Madras School of Economics is also one of them. तो भरने तो सारे के फॉर्म्स थे, भरे, और लकीली मेरा सबसे पहला जो मैंने एंट्रेंस दिया था मास्टर्स के लिए, दैट वाज फॉर गोखले इंस्टीट्यूट। इट वाज ऑन, आई फील 28th of June शायद मेरा एग्जाम था गोखले इंस्टीट्यूट का। रिटन एग्जाम था, कोविड का टाइम था, ऑनलाइन हुआ, तो पेपर दे दिया। ध्यान में था कि सिर्फ DSC में जाना है, तो ध्यान पूरा उस तरफ था कि भाई उसके लिए पढ़ना है, उसमें करना है। बट ड्यू टू सम रीजंस मेरा वहाँ पे तो खैर नहीं हुआ। फिर उसके बाद 10 दिन के बाद मेरा गोखले का रिजल्ट आउट हो गया था। गोखले में देयर वर 5 स्ट्रीम्स जहाँ पर आप भर सकते हो। एक आपका जनरल इकोनॉमिक्स था, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, एग्रो बेस्ड, मतलब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पॉपुलेशन स्टडीज, इस तरह से डाइवर्स था। बस एक स्पेशलिटी गोखले की क्या थी कि वहाँ पर वो MSc इन इकोनॉमिक्स करा रहे थे, ना कि MA इन इकोनॉमिक्स। MA इकोनॉमिक्स भी था वहाँ पर, बट लोगों की प्रेफरेंस ज़्यादा MSc में थी, बिकॉज दैट इज मोर प्रैक्टिकल बेस्ड एज कम्पेयर टू MA। सो भरा, रिजल्ट आ गया, पर दिमाग में था कि DSC देंगे, शायद DSC हो जाएगा। बट फिर उसके बाद जब DSC नहीं हुआ तो खैर उससे पहले ही हमको गोखले अपना फाइनलाइज करना पड़ा, बिकॉज वी नीड टू सबमिट द फीस फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। सो तब समझ में आया कि पुणे एक अच्छी जगह थी। फिर जब गोखले में हो गया ना, तब मैंने गोखले के बारे में पढ़ना शुरू किया कि एक्चुअल में ये इंस्टीट्यूट कैसा है, क्या मैं यहाँ पे जा सकती हूँ, इज दिस, would this be a right decision, because I wanted to get a job, so I wanted placements, so मुझे ऐसे ही कॉलेज में जाना था जहाँ पे मुझे एक अच्छा प्लेसमेंट मिल सके। देन मैंने सीनियर्स से बात करी, प्रोफेसर्स के बारे में देखा, सो आई फाउंड कि यस इट इज अ कॉलेज, अ गुड कॉलेज, सो एनरोल कर दिया गया। फिर उसके बाद खैर DSC में हुआ भी नहीं, तो फिर गोखले ही जाना था। वेंट टू गोखले। फर्स्टली आई वुड से कि एक सबसे बड़ी you can say positive externality studying in Gokhale was it was in Pune, and you know Pune is an amazing place to be in. Even the professors over there, they always used to say कि आपको ना ये एक तरह से एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी मिलती है, इतना अच्छा मौसम है, इतनी अच्छी जगह है कि अपने आप एक कॉन्सेंट्रेशन बैठता है, आप सीखते हो, पढ़ने की कोशिश करते हो। तो हमारा 1 साल तो कोविड में ही निकल गया, सो वी वर हेयर एट होम ओनली। 1 साल के बाद मैं कॉलेज गई, प्रॉपर टिपिकल कॉलेज, हॉस्टल लाइफ थी वहाँ पर। हमारा कैंपस बहुत सुंदर था, बड़ा था, वी गॉट इन देयर, वी स्टार्टेड स्टडिंग, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज थे, इनोवेटिव वेज थे टीचर्स के पढ़ाने के, हमको गेम्स के थ्रू पढ़ाना, हमको रिसर्च आर्टिकल्स के थ्रू चीज़ें कराना। सो
a master level study. Okay. Definitely I would not say कि अब मैंने और भी कॉलेजेस देखे, वहाँ कोलकाता के कितने कॉलेजेस थे अंडरग्रेड के जो हमारे साथ में पढ़ते थे, बट the course structure that Delhi University has to offer, trust me, it's just perfect for a child if he's studying from DU to get into masters. Because जो हमको 3 साल में पढ़ाया जाता है, there was, I would say कि बहुत कम और चीज़ें ऐड हुई मेरे मास्टर्स लेवल पे जो मेरे लिए बहुत नई थी पढ़ने के लिए. Okay. मैं सब अपने अंडरग्रेड में पढ़ चुकी थी जो कि और कॉलेजेस से जो बच्चे आए थे उन्होंने नहीं किया हुआ था. सो DU हैज दिस अपर हैंड कि वो उस तरह से बच्चे को एक तरह से प्रिपेयर कर लेता है कि हमारे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था मास्टर्स में सर्वाइव करना. देन कुछ नहीं, बस कैंपस प्लेसमेंट हो गया. कैंपस के लिए कितनी कंपनीज आई और कैंपस कब शुरू हुआ, फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में? ओके, सो जब भी प्लेसमेंट्स की बात आती है तो प्लेसमेंट्स इज ऑलवेज इन द 3rd सेमेस्टर, सो दैट्स सेकेंड ईयर. ओके. तो कैंपस में हमारे क्या होता है कि हायरार्की में कंपनीज आती हैं. Okay. तो सबसे ज्यादा वाली पैकेज वाली सबसे पहले आएगी, उससे कम एंड इट गोज ऑन. दैट्स हाउ. सबसे ज्यादा पैकेज मतलब कितना? ओके, तो सबसे ज्यादा पैकेज हमारा आया था JP Morgan का. ओके. JP Morgan हमारे कैंपस में आई थी 20 लाख से प्लस के लिए, जिसमें उनके अलग अलग बाइफिकेशंस थे. ओके. तो that's how that was the first company that entered. Okay. Everybody excited and कि JP आ रही है, पहली कंपनी आ रही है. As usual मैं भी थी. तो हमारा हुआ इंटरव्यू, हमसे बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें पूछी गई, इकोनॉमिक्स के बारे में बातचीत हुई. I could not crack the interview. मेरा सेकेंड राउंड में ही इंटरव्यू में नहीं हुआ, so I was out from the process. ओके. Then came the next company, that was Citibank आई. Then किस ब्रैकेट में आई सिटी बैंक? Citibank हमारी थी, मतलब it was a range की different packages पे आती है. It was also a fairly good package for Citibank also. ओके. So we went, then Citibank में it came for a spec analyst post. पहले तो spec analyst होता क्या है, लोगों को यही नहीं पता होता था, हमें भी नहीं पता था, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था. So most of the time it comes for data analyst only. So just in a way spec analyst was of that profile only. ओके. फिर again we have that aptitude and we have that first round of interview, second round of interview, and then there was an HR round and we winded up with an interview. How many students Okay. were shortlisted? So we had total of 250 students who appeared. सारे बच्चे बैठे थे, obviously कौन नहीं बैठना चाहेगा. तो जिनका 6 JP Morgan में गए थे उनको छोड़ के सब बैठे थे. And in the first round of interview they selected 40 students. ओके. सेकेंड राउंड में they cut it half. जनरली ऐसा ही होता है, फर्स्ट से सेकेंड में 50% वहीं पर कट जाते हैं. So 40 से वो 20 पे आ गए. सो सेकेंड राउंड में हम 20 लोग बैठे हुए थे. अब उनको 20 में से सिलेक्ट करने थे 9 बच्चे. तो उन्होंने सेकेंड राउंड के बाद दे शॉर्टलिस्टेड 9 स्टूडेंट्स. देन 9 of us went through the HR round and 9 of us got placed at Citibank. तो so finally you are placed in Citibank. Citibank, तो yeah. कब से ज्वाइनिंग है तुम्हारी? Okay, 11th September. 11th September. Yeah, but we have to go. Obviously पहले formalities सब पहले हैं. So तो सिटी कौन सा मिला, कहाँ पे जा रहे हो? सिटी मुझे बैंगलोर मिली है. तो फाइनली तुम जा रही हो सितंबर मतलब अगस्त में, अगस्त में, एंड अगस्त. एंड तुम्हें फिर ज्वाइन करना है सितंबर से. Yes. चलिए सर, आप सबसे इतने क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, आज मेरी टर्न है. द टेबल्स हैव टर्न्ड. Okay. सो आई विल आस्क यू 5 क्विक क्वेश्चंस इन शुभम जगदीश लाइव्स. भाई कट जहाँ करना हो कर देना भाई. ठीक है चलो. लेट्स गेट स्टार्टेड. हाँ. नाउ व्हाट इज ऑब्सेशन टू यू? लव. ओके. 2 skills that you think every youth of today should have. It should be something related to filmmaking. Secondly, it should be something related to money making. ये 2 skills होनी चाहिए. Okay. 3 ways in which you think you are different from other teachers in the market right now. हमारे इंस्टीट्यूट में या प्राइमरीली मैं पागल हूँ इसलिए नाम ऑब्सेशन है. हमारा कंटेंट डिलीवरी का काम ही नहीं है, हम पढ़ाते ही नहीं हैं. हम कोशिश करते हैं कि कंटेंट कनेक्ट कर रहे हैं. सिखाने पे बिलीव है, पढ़ाने पे नहीं. बेसिकली यही 2 चीज़ें. Okay. One life-changing moment of your life. When I accidentally started my YouTube channel in 2019 during COVID. Okay. One advice to all the viewers that are over here. If viewers की कैटेगरी स्कूल ऑडियंस है जो करेंटली 12th में है, तो यार सब कुछ कर लो, वीकेंड्स निकाल लो अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए. कोशिश करो कि ईश्वा को जैसे फॉलो कर लो. जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं वीडियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो प्लीज़ अपने परिंदों को घर में केज मत करिए. 12वीं हो जाए, लात मार के घर से निकालिए और उनसे बोलिए कि कुछ बनो और फिर लौटो. और तीसरी चीज़, वो ऑडियंस जो मेरी एज ग्रुप की मुझे देख रही है, प्रोबेबली किसी स्कूल में टीचर्स हैं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, कमाल का काम कर रहे हैं, एंड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ.